आज हम भौतिक भूगोल में पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए अवसादी सेलों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इसमें आज अपन रासायनिक पदार्थों से निर्मित सेल और कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेल जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रासायनिक पदार्थों से निर्मित सेल। इसमें बहते हुए जल के साथ कुछ घोलक रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं और इस कारण जब इस जल का संपर्क चट्टानों से होता है तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। बाद में दबाव कम हो जाने और जल के वाष्प में बदल जाने या वाष्प के रूप में परिणित हो जाने पर या जल की प्रवाह गति में कमी आने के कारण ये जो घुले हुए पदार्थ होते हैं वो फिर जमने लगते हैं, नीचे बैठने लगते हैं। इस प्रकार रासायनिक परतदार सेल का निर्माण होता है। जिप्सम और रॉक साल्ट जो है नमक की चट्टान इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। फिर आता है कार्बनिक तत्वों से निर्मित चट्टान। कार्बनिक तत्वों में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के जो अवशेषित भाग होते हैं वो धीरे धीरे जमा होते हैं, आगे चलकर संगठित होकर वे चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। चूने तथा कार्बन की मात्रा के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है चूना प्रधान सेल। चूना प्रधान सेल में इनका निर्माण जलाशय, झील अथवा सागर में उन जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के भाग से होता है जिसमें चूना की प्रधानता होती है। इनका निर्माण एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। रासायनिक अपक्षय के समय कार्बन डाइऑक्साइड का जब जल से संयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो उसके प्रभाव से चट्टानों से कैल्शियम अलग होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाते हैं तथा घोल के रूप में नदियों द्वारा सागर में ले जाए जाते हैं। वहाँ जो कोरल्स होते हैं, जो कोरल आदि जो जीव होते हैं, अपने अपने अस्थिपंजर के निर्माण के लिए इन कार्बोनेट को ग्रहण करते हैं। कुछ वनस्पतियाँ जैसे एल्गी कैल्शियम कार्बोनेट को ग्रहण करती है और जब ये जीव मर जाते हैं तो उनके जो अवशेष हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, सागरीय लहरों द्वारा टूट फूट जाते हैं। ये बड़े तथा छोटे टुकड़े जब एक जगह बैठकर परतों के रूप में संगठित हो जाते हैं तो लाइमस्टोन का निर्माण होता है। लाइमस्टोन कई रंगों में पाया जाता है। घुलनशील तत्व कैल्शियम कार्बोनेट से होती है इसकी रचना। ये जल में शीघ्रता से घुल जाता है। इस कारण इस पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सबसे अधिक होता है। शुष्क जलवायु वाले भागों में अपक्षय के लिए अवरोधक होता है। जब चट्टान में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो लाइमस्टोन, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट तो उसे डोलोमाइट। डोलोमाइट लाइमस्टोन के अपेक्षा कम घुलनशील होता है। फिर आता है खड़िया मिट्टी। ये भी लाइमस्टोन का ये प्रकार होती है लेकिन उसके अपेक्षा अधिक मुलायम और प्रवेश्य होती है। इसका निर्माण फोरामिनीफेरा
छोटे छोटे जीव जो हैं द्वारा अलग किए गए कैल्शियम कार्बोनेट के संगठित होने से होता है। अब आता है कार्बन प्रधान सेल। ये जो सेल हैं, चट्टानें हैं, कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेल की रचना वनस्पतियों के अवशेष के जमा होने तथा संगठित होने से होती है। जब भूगर्भिक हलचल के कारण वनस्पति का भाग नीचे चला जाता है और ऊपर से अवसाद का जमाव होता रहता है तो ऊपर का भार क्या होगा, बढ़ता जाता है। इस तरह से अधिक दबाव और नीचे के ताप के कारण वनस्पति का रूप बदल जाता है और संगठन के बाद ठोस चट्टान बन जाती है। इस प्रकार की चट्टान का प्रारंभिक रूप पीट होता है और इसका रंग गहरा भूरा होता है। कुछ समय बाद पीट लिग्नाइट में बदल जाता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है और फिर बिटुमिनस एवं एंथ्रेसाइट का निर्माण होता है। कोयला सदैव परत या तह में पाया जाता है और कोयले की परत को सीम कहते हैं। फिर आता है सिलिका प्रधान सेल। जब चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसे सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण रेडियोलेरिया एवं स्पंज जीवों तथा डायटम पौधों के अपशिष्ट भाग के संगठन से होता है। गैसर के जल से जमा किया गया गैसराइट सिलिका का ही जमाव होता है। गैसराइट का जमाव गैसर के आसपास होता है। अब आता है अपना दूसरा वर्गीकरण, निर्माण में भाग लेने वाले कारकों एवं जमाव के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। परतदार सेल के जमाव के लिए विभिन्न प्रकार के अवसाद की आवश्यकता होती है। अपरदन एवं परिवहन के अनेक प्रक्रम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट करते हैं। अवसादी सेल का जमाव झील, सागर अथवा नदी के तटों पर होता है और इस सेल के जमाव में हवा, जल, सागरीय लहरें, हिमानी आदि अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस आधार पर अवसादी सेल को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है जलीय अथवा जल निर्मित सेल। नाम से ही पता चल रहा है, जब नदियों द्वारा तलछट एक जगह से बहकर उनके किनारे, झीलों में, सागरीय भागों में जमा कर दिया जाता है तो जलज चट्टान का निर्माण होता है। इनको जलज चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जमाव जलीय भाग में होता है। एक्विस शब्द लैटिन भाषा के एक्वा शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है जल। तलछट का जमाव भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है। इस प्रकार तलछट के जमाव के स्थान पर 3 उपविभागों में विभक्त करते हैं। जैसे पहला है, जब तलछट का जमाव सागर में होता है तो उसे सागरीय जलज परतदार सेल कहते हैं। इनमें कणों का जमाव उनके आकार तथा भार के अनुसार होता है। कैसे? किनारे की तरफ बड़े बड़े कंकड़, ग्रेन्यूल, बालू, सिल्ट, चीका तथा चूना का जमाव होता है और किनारे से सागर की तरफ अधिक दूर जाने पर बारीक कण जल के साथ घोल के रूप में लटके रहते हैं। यानी बाहर की ओर जो है, किनारे की ओर हैं वो बड़े और किनारे से सागर की तरफ आते हैं तो बारीक कणों का जमाव होता है। फिर है, जब तलछट का जमाव झील की तलहटी में होता है तो इस प्रकार से बनी चट्टान को झीलकृत चट्टान कहते हैं। यदि
ये जो चट्टान है सतह पर 3 दिशाओं में दिखाई पड़ सकती है। पहला तो क्या, अगर झील का पानी सूख गया जाए। दूसरा, यदि झील की तली ऊपर उठ जाए। तीसरा, यदि समूची झील तलछट से भर जाए, यानी अवसाद से भर जाए। और इनमें भी जो कणों का क्रम है वो उसी तरह से होता है, किनारे की ओर बड़े और जो आंतरिक भाग है उस तरफ महीन कणों का जमाव, यानी जैसे सागरीय जलज परतदार सेल में अपन ने अभी बात की थी उसी तरह से। फिर आता है जब तलछट का जमाव नदियों की घाटियों अथवा उसके किनारे पर होता है तो इस प्रकार से निर्मित चट्टान को नदीकृत सेल कहते हैं। और बाढ़ के समय नदियों के दोनों किनारों पर जलोढ़ मिट्टियाँ बिछा दी जाती हैं और वो जो जमाव होता है नदीकृत सेल होती हैं। फिर आता है वायु निर्मित सेल, यानी ये जो सेल होंगी वो वायु इसमें अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जैसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश में यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों के विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप चट्टान चूर्ण बनते रहते हैं। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको जमा कर देती है। परिवहन के समय भी कणों के आपसी रगड़ के कारण और आकार इनका महीन होता रहता है, जिसे हवा आसानी से उड़ाकर दूर तक इनको ले जाकर जमा कर देती है। और लगातार जमाव के बाद अवसादों की विभिन्न परतें जमा हो जाती हैं। लोएस जो है ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और इम्पोर्टेंट भी है। लोएस का जमाव वायु निर्मित चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। ये क्या होता है, इस स्थल पर जमा की गई बहुत ही बारीक कणों का ढेर होती है। लोएस में परत का क्रम ठीक से नहीं पाया जाता है और इसका संगठन भी ठीक से नहीं हो पाता है, जिस कारण लोएस प्रवेश्य एवं मुलायम चट्टान होती है। इसमें जल आसानी से प्रविष्ट हो जाता है और अपरदन शीघ्रता से होने लगता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता लंबवत रूप में क्लिफ के आकार में खड़ा रहना। सबसे अधिक विस्तार उत्तरी चीन में पाया जाता है लोएस का, और लोएस की गहराई काफ़ी अधिक है तथा पीले रंग की है। चूना की मात्रा अधिक होने से बारीक दोमट मिट्टी की तरह होती है चीन में। और जब नदियाँ लोएस से होकर गुजरती हैं तो गहरी घाटियाँ बन जाती हैं और किनारे की दीवारें खड़े ढाल के समान दिखाई पड़ती हैं। चीन के अलावा लोएस का जमाव मध्य यूरोप तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। अब आता है हिमानीकृत सेल। इसमें क्या होगा, जिस तरह से अपन हर एक में देख रहे थे जलीय अथवा जल निर्मित सेल, तो उसमें जल महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा था, वायु निर्मित में वायु। इसी तरह से हिमानीकृत जो सेल हैं इसमें हिमनद द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों में कंकड़, पत्थर, चट्टान के जो टुकड़े हैं, रेत और मिट्टी आदि शामिल होते हैं। इन पदार्थों को सामूहिक रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमोड का प्रयोग हिमानी निक्षेप के लिए किया जाता है। हिमनद द्वारा बारीक तथा मोटे कणों वाले पदार्थों का निक्षेप संयुक्त रूप से होता है। यही कारण है कि हिमनद द्वारा निक्षेपित पदार्थों में जो स्तरीकरण है उसका अभाव पाया जाता है, यानी इन सेलों में बेड्स और स्ट्रेटा नहीं मिलते हैं, स्तर तथा या परतें नहीं मिलती हैं। हिमानी द्वारा निक्षेपित अवर्गीकृत तलछट को सामूहिक रूप से टिल कहते हैं। एक था ग्लेशियल ड्रिफ्ट, ये है टिल। टिल में कणों के आकार के अनुसार पदार्थों में श्रेणीकरण नहीं होता, यानी छोटे बड़े का जो एक होता है वो नहीं होता। अतः छोटे बड़े सभी प्रकार के कण एक साथ मिश्रित रूप में जमा होते हैं, निक्षेपित होते हैं। हिम ड्रिफ्ट वास्तव में हिमनद द्वारा निक्षेपित पदार्थ होता है और हिमानी पदार्थों के जमाव की
अवस्थिति के आधार पर 3 प्रकार में विभक्त किया जाता है। पहला है अंतर्हिमानी मलबा, जो हिमनद के साथ मिलकर चलता है। बाह्य हिमानी मलबा, जो हिमनद की ऊपरी सतह पर रहता है। उप हिमानी मलबा, जो हिमनद की ऊपरी तली में रहता है। हिमनद द्वारा निक्षेपित मलबा को हिमोड कहते हैं। हिमोड द्वारा निर्मित आकृति को हिमोड कटक कहते हैं। और हिमोड के निक्षेप के, जहाँ पे निक्षेपित हो रहा है हिमोड, हिमोड क्या है? हिमनद द्वारा निक्षेपित मलबा। जो जिस स्थान पर निक्षेपित हो रहा है उसके आधार पे इसको 4 भागों में विभक्त किया जाता है। ये जो आप इसमें डायग्राम देख रहे हो, इसमें आप देखिए, पहला है अंतिम या अंतस्थ हिमोड। मोरेन के विभिन्न प्रकार जो इसमें लिखा हुआ है, तो पहला जो प्रकार है अंतिम या अंतस्थ हिमोड, इसका निर्माण हिमनद के पिघल जाने पर उसके अग्रभाग में हिमानी ड्रिफ्ट के जमा होने से होता है। आप देख रहे हो अंतस्थ हिमोड यहाँ पर अग्रभाग में। फिर है पार्श्विक हिमोड का निर्माण हिमनद के किनारों पर, पार्श्ववर्ती हिमोड देख रहे हो, हिमनद के किनारों पर हिमानी ड्रिफ्ट के जमाव से होता है। ठीक है। फिर तीसरा है मध्यस्थ हिमोड। कहाँ बनेगा? 2 हिमनदों, आप देख रहे हो यहाँ से 2 साइड से आ रहे हैं, जो गति का एक एरो भी बना रखा है। 2 हिमनदों के मिलने पर उनके भीतरी पार्श्विक हिमोडों के आपस में मिलने से होता है। भीतरी मतलब जैसे एक है तो उसके दोनों किनारे हैं, दोनों मिले तो उसके अंदर वाले जो किनारे होंगे वो उसका भीतरी भाग हो गया। तो क्या हो गया? 2 हिमनदों के मिलने पर उनके भीतरी पार्श्विक हिमोडों के आपस में मिलने से होता है। और मध्यस्थ हिमोड यहाँ देख रहे हो आप, तलस्थ मतलब हिमनद की तली में निक्षेपण से तलस्थ हिमोड का निर्माण होता है। ये थी अपनी अवसादी चट्टानें।